मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का अंतिम दिन है और अंतिम दिन का व्याख्यान का अंतिम सत्र है। इसके बाद से समापन सत्र होगा। तो इस सत्र में मैं अरविंद कुमार मिश्र IQAC सेल आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और TLC रामानुजन कॉलेज की तरफ से आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। विशेष रूप से प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम का, जो आज इस सत्र में हमारे वक्ता हैं और व्याख्यान देंगी। प्रिंसिपल सर का भी, प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा प्रिंसिपल सर का भी मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबको विदित है कि मैम आज शिक्षा दर्शन, नई शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका विषय पर हम सबके बीच अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। मैम का व्याख्यान शुरू हो उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैम का एक संक्षिप्त औपचारिक परिचय मैं आप लोगों के सामने रखूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबका परिचय मैं मैम से करा रहा हूँ। मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में 2006 से प्रोफेसर पद की गरिमा बढ़ा रही हैं। साथ ही आप हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की कार्यकारी निदेशक के पद को भी सुशोभित कर रही है। आपके निर्देशन में अब तक 37 से अधिक शोधार्थियों ने PhD और MPhil की उपाधि प्राप्त की है। मीडिया, स्त्री विमर्श और हिंदी साहित्य से संबंधित अब तक आपकी 13 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें भूमंडलीकरण एवं मीडिया, विज्ञापन की दुनिया, जनसंपर्क प्रबंधन, समाचार बाजार की नैतिकता, त्रिघोष, आधी दुनिया का सच, नई कविता में राष्ट्रीय चेतना, हिंदी के निर्माता आदि बहुचर्चित एवं बहुपठित पुस्तकें हैं। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर शोध आलेख, स्तंभ लेखन एवं पुस्तक समीक्षाओं का कार्य कर रही हैं। आपके इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में सिनेमा और धारावाहिक संबंधी नीति निर्माण समिति की सदस्य के रूप में, स्क्रिप्ट वेटिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, क्रमशः प्रसार भारती, साहित्य अकादमी एवं दूरदर्शन के लिए आपने अमूल्य योगदान दिया है। आप विदेश मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पार्लियामेंट एनेक्सी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में का सफल संचालन करती रही है। आपने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सिंधु फेस्टिवल का लगातार 3 वर्षों तक संचालन किया है। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की साहित्य, कला, संस्कृति एवं मीडिया संबंधी अनेक समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में निरंतर योगदान देती रही हैं। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि संस्थान की सदस्य एवं सचिव के रूप में साहित्य सेवा में रत हैं। पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के लिए अब तक अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से कुछ मुख्य इस रूप में हैं: अखिल भारतीय प्रेमचंद रचनात्मक पुरस्कार, बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण सम्मान, दामोदर चतुर्वेदी स्मृति सम्मान। इनके अलावा आपकी 2 पुस्तकें समाचार बाजार की नैतिकता और स्त्री घोष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित हैं। मैम, आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में शिक्षा दर्शन, नई शिक्षा नीति और शिक्षकों की भूमिका विषय पर आपके व्याख्यान के लिए हम पुनः आपको आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करते हुए माइक आपको सौंपते हैं। मैम। धन्यवाद अरविंद जी। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी मैम, मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? आ रही है मैम, बहुत क्लियर आवाज है जी। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर झा, अरविंद जी और टीचिंग लर्निंग सेंटर रामानुजन कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा नीति पर आयोजित जो एक कार्यशाला हो रही है, इसमें जो भी प्रतिभागी इस मंच पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे पास इस कार्यशाला में वक्तव्य के लिए जब आमंत्रण आया तो आप सब समझते हैं कि हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी में रहते हो, और उन्होंने पूछा कि भाई नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला है, तो मैंने कहा हाँ मैं जरूर, ठीक है, मैंने स्वीकृति दे दी। फिर क्या कि नहीं, हमें एक विषय को फ्रेम करके भेजिए। तो मैंने जल्दबाजी में शिक्षा दर्शन, नई शिक्षा नीति और शिक्षक
विषय दिया। लेकिन जब मैंने आज अपने को स्थिर किया कि मुझे बोलना क्या है, और तो मुझे लगा ये मैंने बहुत बड़ा फलक दे दिया है। क्यों नहीं, शिक्षा नीति के तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस पे तो यहाँ बात नहीं हो सकती है। तो उसमें जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं इस कार्यशाला में, तो मुझे लगा कि उस पर बात होना बहुत जरूरी है। तो एक तो इसमें समरसता वाला जो समावेशी जो चरित्र है शिक्षा नीति का, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। साथ में एनआरएफ का जो शोध वाला जो पक्ष है, उस पर मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि सारे डायमेंशंस पे बात नहीं हो सकती है एक घंटे में। तो शिक्षा दर्शन जब मैंने ये दिया ये शब्द, तो इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि शिक्षा क्या है, हम शिक्षा को क्या समझते हैं, और उसके बाद नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए मैं शिक्षक की भूमिका पर आऊंगी। तो जब हम लोग इस तरह के व्याख्यान में आते हैं, तो चूंकि लगता है आज ये अंतिम है, अंतिम दिन का अंतिम सत्र है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी, और अंतिम सत्र के वक्ता के लिए बहुत ज्यादा चुनौती होती है कि किस तरह से अपनी बात को रखें, और जो बात पहले नहीं कही गई हो, कहीं तो सब कुछ जा चुकी होगी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी। जहां तक मैं शिक्षा को समझती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा मनुष्य के जीवन के परिष्कार की और उसके विकास की प्रणाली है, और ये व्यक्ति की जो आंतरिक क्षमता होती है, उसकी जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, उसके विकास का उपक्रम है यहाँ। और शिक्षण, जब हम शिक्षण लेते हैं शिक्षक से जुड़ा हुआ, तो एक ऐसी संस्कार प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, मनुष्य को ये समझाते हुए कि जीवन का अर्थ क्या है, और उसे ये भी समझाते हुए कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। अब मैं कुछ कोटेशंस लेती हूँ। बाहर के एक विद्वान ने कहा कि शिक्षा का दर्शन देते, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा मानव जीवन के लिए शिक्षा वैसी ही है जैसे किसी संगमरमर के लिए मूर्ति कला। यानी शिक्षा का मतलब होता है, एक संगमरमर है लेकिन वो संगमरमर है, उसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षा का मतलब होता है मनुष्य को गढ़ना, और संगमरमर आपके पास है तो आप उसको इस तरह से गढ़ते हैं, यानी वहां पे एस्थेटिक सेंस होता है कारीगर का, उसके सौंदर्य बोध के साथ आप उसको गढ़ते हैं। तो शिक्षा अगर केवल वो ऐसा नहीं कर सकती, जो शिक्षा एक मनुष्यत्व को गढ़ने में असमर्थ है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी शिक्षा जो है, कहा भी गया है कि पढ़े लिखों की भीड़ पैदा कर सकती है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए ये विवेक आपको नहीं दे सकती। और अगर हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें, भारतीय परंपरा को देखें, तो हमारे यहाँ ज्ञान को तीसरी आंख कहा गया है, और इसके सिमियोटिक्स को अगर आप पकड़े तो आप कह सकते हैं इसका संकेतक क्या है। तीसरी आंख का वो ये है कि आप देखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, यानी आपका नजरिया क्या है। अगर मैं जीवन की बात करूं, तो जीवन भी आपका एक टेक्स्ट है, आपके पास है, हर के पास एक जीवन है, और आपके पास एक टेक्स्ट है आपके जीवन का, आपको उसको पढ़ना है। और शिक्षा हमें सिखाती है, शिक्षा हमें ABCD यही नहीं है, शिक्षा आपको ये सिखाती है कि जीवन का जो टेक्स्ट आपको मिला है, आप उसको कैसे पढ़ते हैं, और ये भी सिखाती है कि जीवन को कैसे जीते हैं, सामंजस्य के साथ कैसे जीते हैं। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे समझ में आ रहा है, किसी ने जीवन की तुलना ताश के पत्ते से की थी। बिल्कुल सही था कि देख, जैसे आप जन्म लेते हैं, तो मैं अगर अपनी बात कहूं, तो आप जन्म लेते हैं, तो आपका जन्म और मृत्यु को आप जान ही नहीं सकते। ये ऐसा एहसास है कि ना जन्म लेने वाले को पता होता है, ना मृत्यु का तो आपको पता नहीं, तो ये आपको मालूम नहीं होता है। और कहाँ आपकी मृत्यु कैसे होने वाली है, कहाँ है, किस रूप में होगी, ये भी आपको नहीं मालूम। आप जब जन्म लेते हैं तो आपको नहीं मालूम आप कहाँ जन्म लेने वाले हैं, किस परिवार में लेने वाले। अगर मालूम हो जाए तो सब नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे कि यहाँ हमें जन्म दे दो, तो वो आपको नहीं मालूम होता। तो उसी तरह से किसी ने कहा है कि जीवन जो है ताश है, आपके पास ताश का खेल है, आपके पास कैसे पत्ते आते हैं, कहाँ, यानी इशारा यही था कि कहाँ आप जन्म लेते हैं, कैसे पत्ते आते हैं, वो आपको नहीं पता है।
आप जन्म लेते हैं, आपकी व्यवस्था है, आपका जन्म यहाँ हुआ है, इस परिवेश में हुआ है, आप अभाव में है, जो भी कुछ है वो आपका भाग्य है। तो आपके पास पत्ते हैं, आपने जन्म लिया, ताश के पत्ते हैं, लेकिन ताश के पत्तों से आपको जीवन का खेल खेलना है। अब जीवन को देखने का नजरिया कहाँ इंपॉर्टेंट है? जीवन को देखने का नजरिया यहाँ इंपॉर्टेंट है ताश के खेल के साथ, कि आपके पास अगर आप जीवन का खेल अच्छी तरह से जानते हैं, जीवन को जीना जानते हैं, तो आपके पास अगर जन्म में अगर खराब पत्ते आ गए तो भी आप जीवन का खेल संवार लेंगे, जीवन बना लेंगे। लेकिन जीवन को देखने का नजरिया अगर आपका सही नहीं है, तो आपके पास कितने भी अच्छे पत्ते आ जाएं, कितनी भी अच्छी जगह आप जन्म ले ले, आपका वंश बहुत अच्छा हो, आपका जो है पूरा आपके पूर्वज बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अगर जीवन को ठीक तरह से नहीं देख रहे हैं, विवेकपूर्ण दृष्टि आपके पास नहीं है, तो आपके पास ताश के कितने भी अच्छे पत्ते हो, जीवन के कितने भी अच्छे पत्ते हो, आप वो खेल को बिगाड़ देंगे। शिक्षा का रोल यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है। व्यापक अर्थों में अगर शिक्षा का आप संबंध जोड़े तो हमें सोचते हैं कि व्यक्ति से ही है, कि व्यक्ति पढ़ लिख लेगा तो बड़ी नौकरी मिल जाएगी। नो, शिक्षा का संबंध केवल व्यक्ति से नहीं है। शिक्षा का संबंध, शिक्षा का ताल्लुक समाज से भी है, मानव समुदाय से भी है, देश से भी है, और आज जो ग्लोबल दुनिया है उससे भी शिक्षा का संबंध है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप बीच में मैं इसकी अवधारणा भी खोलती जाऊंगी और नई शिक्षा नीति पर भी बात करती जाऊंगी। तो जब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हैं शिक्षा के इन अर्थों के संदर्भ में, या अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से लेते हैं इसको, तो अगर आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनी तो बहुत ज्यादा विचार मंथन हुआ, बहुत सारी संगोष्ठियां, उसके बाद इसका प्रारूप सामने आया और ये हमारे सामने रखी गई फाइनल में। अब हम उस पर विचार कर रहे हैं, उसकी संकल्पना के धीरे धीरे इस तरह के मंचों से बहुत सारे परिपाश खुल रहे हैं। हमारे पास ड्राफ्ट भी हर के पास गूगल में आपके पास उपलब्ध है, तो बहुत से लोग स्वागत भी कर रहे हैं और बहुत स्वागत हो रहा है उसके। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति नई शिक्षा नीति का अगर स्वागत करना चाहेगा तो क्यों करेगा, क्या खास बात है? तो अगर मेरी दृष्टि में देखें तो नई शिक्षा नीति का विजन जो है, उस विजन डॉक्यूमेंट की खास बात जो है, अगर मैं उसको कहूं तो मैं कहूंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आपके सामने है, उसमें एक उसका जो फोकस पॉइंट है वो है भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना, उसके साथ आई। और उस परिकल्पना में यह है कि सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाए और राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार तब्दील करने में योग दिया जाए। और इसको हमारे जो कर्णधार है, नेता हैं इस समय, नेतृत्व जिनके हाथ में, उन्होंने कहा भी कि नई शिक्षा नीति एक नए भारत का आधार बनेगी। और उस तरह से इसकी संकल्पना की गई है कि जो हमारे जो भारत के छात्र हैं उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनाएगी, वैश्विक नागरिक बनाएगी, और साथ ही उनको अपनी सभ्यता से जोड़ करके भी रखेगी। यानी आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर के उसके साथ विश्व संस्कृति से आप जुड़े, तब तो बात है। तो परंपरागत ज्ञान के साथ जो व्यवसाय केंद्रित विषय आपके सामने उपलब्ध है, उनका तालमेल करके, टेक्नोलॉजी के साथ समन्वय करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका नक्शा ये नई शिक्षा नीति आपके सामने रखती है। और अपना विकास करते हुए कैसे आप विश्व विकास से जुड़ सकते हैं। और ये जो ग्लोबल एक फलक आपके सामने उपस्थित हुआ है, उसमें आप कैसे एक भारत की जो विश्व गुरु की छवि है, हम कहते हैं कि हम तो सब सिखा सकते हैं, ज्ञान हमारे यहाँ, हम ही नहीं कहते हैं। अगर आप विश्व इतिहास खोल करके देखें तो अमेरिका के बहुत सारे इतिहासकार, चिंतक, मनीषी, वो भी कहते हैं। विल ड्यूरेंट का मैं नाम ले सकती हूँ, बहुत सारे कोटेशंस मैं नहीं दूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। मार्क ट्वेन का आप नाम ले सकते हैं। तो ये शिक्षा नीति ये विश्वास जगाती है कि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता को लेकर के विश्व से कैसे जुड़ सकते हैं। तो हम सबकी उम्मीदें जो है इस नई शिक्षा नीति से जुड़ गई हैं। और इस नई शिक्षा नीति पे विश्वास करने का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं।
अगर आप इसके पूरे उसको पढ़ें जाकर के, जो पीडीएफ उपलब्ध है गूगल पर जाकर ध्यान से आप पढ़ें, तो आप देखेंगे कि जो इस समय नई वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं और अपने देश की जो सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रख करके इस शिक्षा नीति का पूरा स्वरूप गढ़ा गया है। अगर बारीकी से आप देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और भारतीय परंपरा में अगर आप देखें, जो बात यहां से मैंने शुरू की थी वहीं कि भारतीय परंपरा में लोक शिक्षण का जो कार्य है वो हमारी पारंपरिक वाचिक प्रणाली के माध्यम से चलता आया है। और उसी वाचिक प्रणाली में आप देखें तो जिसमें हमारी संस्कृति के न जाने कितने सूत्र समाहित रहते हैं। हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा, गुरुकुल में जाके हम शिक्षा लेते थे, इसके साथ लोक शिक्षण चलता था। और ये जो लोक शिक्षण की परंपरा हमारे यहाँ थी, उसमें स्कूल का कोई अनुशासन नहीं होता था। जीवन का बहता हुआ प्रवाह है, और जीवन के बहते हुए प्रवाह में एक जो भारतीय ढांचा है वो एक व्यवहारिक ज्ञान की पाठशाला सजा देता था। और इसी लोक शिक्षण से हम नए नए अर्थों में मनुष्य के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच कैसे हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ संवाद स्थापित कर सकते हैं, ये हम सीखते थे। लोक शिक्षण की हमारी जो वाचिक परंपरा थी वो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप अपना आत्मबल बनाए रख करके कैसे सहज भाव से जी सकते हैं, ये माहौल आप कैसे पैदा करें कि विकट स्थितियों में भी आप सहज भाव से जी सके। इन सबके सूत्र इधर उधर बिखरे पड़े थे। सुख दुख में आप संभाव से जी सकें, दुख को आप जीत सकें। हमारे यहाँ जब चिंतकों ने शिक्षा का अर्थ खोला तो एक चिंतक ने कहा, बहुत बड़े निबंधकार है पंडित विद्यानिवास मिश्र, उनका एक कहा गया है, मुकम्मल शिक्षा का अर्थ, उन्होंने समझाया कि मुकम्मल शिक्षा का अर्थ केवल यही है कि हम जीना सीखें, और रोते हुए नहीं, केवल हंसते हुए भी नहीं, हम सहज भाव से, अपराजित, अकुंठित भाव से, हमारे आजकल बहुत सारी कुंठाएं हम पाले रहते हैं, वो कहते हैं अकुंठित भाव से सब कुछ सुख दुख प्रिय अप्रिय जो आपके जीवन में आता है उसको स्वीकार करते हुए जीना सीखें। हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास हैं, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन गौर करके देखिए, क्या हम इतना पढ़ लिखने के बावजूद इस तरह से जी पाते हैं? जरा सा दुख दर्द होता है, जीवन कैसे जिया जाए हमें आता ही नहीं। जरा सी मुसीबत आती है, हम लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग डिप्रेशन में पहुंचते हैं, उनके पास यश भी है, पैसा भी, अथाह पैसा है। आज पैसा कमाने के लिए हम शिक्षा की तरफ भागते हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चाहते हैं, उनके पास अथाह पैसा है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, यश भी है। क्या वजह है कि वो जाकर के जो है महीनों जो है वहां पर डिप्रेशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं? कोई तो वजह होगी, क्योंकि हम उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा हमारे शिक्षा के साथ। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा में गुरु होता था, गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा था। आज तो आपके स्टूडेंट समझते हैं कि क्या क्या एहसान करते हैं टीचर्स हमारे ऊपर, है इनको मोटी तनख्वाह मिलती है, हमें पढ़ाते हैं, कोई एहसान थोड़ी है इनका। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो आपको सम्मान, सचमुच दिल से सम्मान करते हैं आपका। अच्छे टीचर का ही सम्मान हो सकता है। गुरु आकाश धर्मी होता था, और गुरु में भी कमियां आई है, वो भी इसी तरह से लेता है। गुरु आकाश धर्मी होता था उस समय। आकाश धर्मी इसलिए कह रही हूं, आकाश की तरह उदारता और विशालता, कि सबको पनपने का अवसर दो। जिस जिस शिष्य के भीतर जो जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसको अपने संरक्षण में,
इस खुले आकाश के बीच में गुरु फलने फूलने का अवसर देता था। और उसी गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को अपनी छत्र छाया में रख करके जीवन जीने की पद्धति सिखाता था। और सिखाता कहां से था? अपने आचरण से। आप किताबी ज्ञान दीजिए, लेकिन अगर गुरु आपका खुद किताबी ज्ञान जो है या आपने जो सीखा है शिक्षा का सही अर्थ नहीं मालूम, तो आपका जो आचरण सही नहीं, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। और गुरुकुल से निकला हुआ जो शिष्य था वो अपनी परंपराओं से, मिथकों से, अपनी स्मृतियों से जुड़ता था। अपनी परंपराओं से, स्मृतियों से जुड़ करके वो अपनी संस्कृति का जो ठोस स्वरूप था उसको पहचानता था। इस गुरु शिक्षण प्रक्रिया में जो उसे जीवन में आने वाली जो गुरु है, वो सारी सड़ियों से परिचित कराता था कि जीवन में क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे विकट स्थितियों से कैसे आपको सामना करना है। इन विवेक, एक विजन जिंदगी का है, उससे जीवन की नैया पार कैसे की जा सकती है, इसके सारे सूत्र वो सौंपता था। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि जो आपकी भारतीय पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी, वो आपको एक सांस्कृतिक बोध का एक ऐसा पैकेज देती थी जिसमें आप अपने देश का चेहरा पहचानते थे, अपने देश के स्वभाव को पहचानते थे। और साथ ही हम बहुत स्वाह की बात करते हैं आज, उस शिक्षा में भी आप स्वयं की पहचान का भी एक आधार प्राप्त करते थे, उसकी समझ आप विकसित करते थे। और वो शिक्षा आपको वहीं जोड़ती थी जहां आपको संस्कृति जोड़ती है। यानी संस्कृति जो है आपको सामाजिक, मानवीय, राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ करके समृद्ध होती है, आपको जोड़ती है। उसी तरह से शिक्षा भी आपको इन्हीं सरोकारों से जुड़ती थी। और शिक्षा अर्जित करते करते जो शिष्य था वो हमारी जो उत्सव धर्मी चेतना है उससे जुड़ जाता था। और वो एक जो हमारे यहाँ की जो कृषक संस्कृति है उससे जुड़ता था, जहां प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, सामंजस्य है। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने इस देश को जो शिक्षा पद्धति सौंपी, वो आप सब जानते हैं कि इस योजना के तहत सौंपी कि यहाँ के युवक देखने में तो वो हिंदुस्तानी लगे, लेकिन उनका जो दिमाग है वो अंग्रेजियत से भरा हो। देश आजाद हुआ, लेकिन विडंबना ये रही कि न तो हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्त हो पाए, यानी उसकी शिक्षा व्यवस्था से ना तो मुक्त हो पाए, ना अंग्रेजी से। और शिक्षा और संस्कृति का जो अंतर संबंध है अंग्रेजियत के साथ साथ, उसमें जो आधुनिकता आई, उसमें हमें नैतिक शिक्षा की पूरी अवधारणा से ही एक तरह से दूर कर दिया। और अब जो ग्लोबलाइजेशन है, अगर आप उसे देखें तो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया आपके सामने है, उसने शिक्षा की अवधारणा को तो पूरी तरह से बदल दिया। अब शिक्षा बाजार की चीज हो गई है, वो मंडी में पहुंच गई, वो खरीद फरोख्त की चीज हो गई है। अब उस ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है जो आपको सहज भाव से हंसते हुए जीना सिखाए, जो कठिन परिस्थितियों में आपको अपराजित मनोवृत्ति से दूर रख करके आपको संघर्ष का हौसला दे। और ये जो मंडी में जो शिक्षा बिकती है, उसका आपके संस्कृति की जो उत्सव धर्मी चेतना है उससे कोई नाता नहीं है। और इस शिक्षा की मंडी में उसी ज्ञान की उपयोगिता, आप सब पढ़ते हैं, नॉलेज इज पावर। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूशन में, स्टूडेंट्स को पहले सिखाया जाता है नॉलेज इज पावर। लेकिन किस ज्ञान शक्ति है, लेकिन कौन सा ज्ञान शक्ति है? उसी ज्ञान की उपयोगिता है, वही ज्ञान शक्ति है जो आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक मोटा पे पैकेज दिलवा सकता है। तो नतीजा ये है कि आप मोटा पे पैकेज तो ले लेते हैं, लेकिन आप इतना उसमें आपको इस तरह से मल्टीनेशनल में काम करना होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी से आप कमाते हैं, फिर मल्टीनेशनल मॉल में जाके मल्टीनेशनल कंपनियों को ही वो सौंपाते हैं 2000 की चीज जो है 20,000 में खरीद करके। तो शिक्षा तो हमें एक भोग से किस तरह से छोड़ गई है। लेकिन कभी हमने कल्पना की थी कि भगवान से हमारे यहाँ प्रार्थना करते थे चिंतक, मनीषी, ज्ञानी, कहा भी तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जूझने का संकल्प हम लेते थे।
हम अंधकार को चुनौती देने वाले थे, और शिक्षा यही करती है, अंधेरे को चीर करके रोशनी आपको दिखाती है, जीवन को प्रकाशित करती है, जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। और बहुत सारे आपको ऐसे मूल्य देती है कि जीवन, मैंने कहा ना कि कैसे जिया जाए। सबसे बड़ा मूल्य है कि जो जीवन आपको मिला है, आसपास का जो परिवेश है, उसके साथ सही तालमेल करके, सामंजस्य बिठा करके, समरस हो करके आप जीवन को जिए। ये शिक्षा का दर्शन है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहीं लिखा है कि श्रेष्ठ शिक्षा वो नहीं है जो केवल आपको जानकारी दे, सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और वातावरण में सामंजस्य स्थापित करे। और सामंजस्य तभी होगा जब समरसता की भावना हम पैदा कर सकेंगे। और मित्रों, इस शिक्षा नीति में समता मूलक समावेशी शिक्षा की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और शिक्षा में समावेशन को महत्व दिया गया है। जब मैं शिक्षा में समावेशन की बात कर रही हूँ, तो समावेशन का अर्थ यहाँ पर है कि लिंग, विशेष जाति, गरीबी, भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सिचुएशन के चलते, भौगोलिक जो विकट स्थितियां उनके चलते जो बच्चे एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको भी शिक्षा में शामिल करना, योजनाबद्ध तरीके से उनको भी शामिल करना, इस शिक्षा नीति की खास बात यह है कि इस समावेशन की प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यालय, इसमें कहा गया, विद्यार्थियों की भावात्मक और जो सीखने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन कैसे जुटा सकेगा, इसकी चर्चा इस शिक्षा नीति का अगर आप ड्राफ्ट पढ़ें तो उसमें साफ साफ दी गई है। इस शिक्षा नीति के सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, अगर आप उसका प्रीफेस पढ़ें, सारी चीजें ध्यान से पढ़ें, कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। यानी शिक्षा नीति की संकल्पना में यह है कि वो हर देश के, अपने देश के हर बच्चे को स्कूल की चौखट के भीतर ले आए। और दूसरी इसी के साथ जुड़ी हुई संकल्पना यह है कि स्कूल की चौखट के भीतर जो बच्चा आ रहा है, जब वो विद्यार्थी शैक्षिक संस्थान के परिसर से बाहर निकले तो उसके हाथ में रोजगार भी हो। यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है शिक्षा नीति में। सबको जोड़ने वाली शिक्षा नीति, सबका समावेश करके चलेंगे, शिक्षा से सबको मजबूत बनाएंगे। और परिकल्पना ये भी है कि इससे राष्ट्र भी अपने आप मजबूत होगा। नई शिक्षा नीति की जो समावेशी दृष्टि है वो ये भी कहती है कि गरिमापूर्ण जीवन, अस्तित्व की रक्षा और व्यक्तित्व के समग्र विकास का अवसर किसी एक के लिए नहीं है, वो सबको मिलना चाहिए। चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाला विद्यार्थी क्यों ना हो, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। समग्र शिक्षा का जो आदर्श इसमें प्रस्तुत किया गया है शिक्षा नीति की प्रस्तावना में, इसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से जो हाशिए पर पड़े हुए समुदाय, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले जो समूह हैं, उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो एक खास इसकी पंक्तियां हैं वो मैं बताना चाहूंगी। वो इसमें कहा गया है एक जगह कि शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए तथा जिससे ये सारे लोग शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। ये शिक्षा नीति बताती है। तो अगर आप इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा के जो उद्देश्य इस
नीति ने तैयार किए हैं, जो कमेटी है जिसने शिक्षा के उद्देश्य अपने सामने रखे हैं, वो क्या रहे होंगे? उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, वर्तमान परिस्थितियों को और जो भविष्य की आकांक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके इस शिक्षा नीति को विस्तार दिया है। उनके ध्यान में था कि स्वस्थ समाज की परिकल्पना के लिए समरसता की भावना जरूरी है। और समरसता क्या है? समरसता एक भाव तत्व है जिसमें बंधुत्व पर बल रहता है। यहाँ जहां कहीं भेदभाव नहीं हो, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। हमारे संविधान की मूल भावना भी यही है। अगर आप देखें कि जो मानव अधिकार है वहां पर भी इस तरह की बात है। तो स्वस्थ समाज की परिकल्पना के लिए समरसता की भावना जरूरी है। और समरसता एक ऐसा आप समझिए कि ऐसा भाव है कि अगर वो आप में आ गया तो सचमुच आप एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत समाज बना सकते हैं। तो लेकिन सामाजिक समरसता का संबंध मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि मेरे लिए सामाजिक समरसता का संबंध जो है केवल जाति के प्रश्नों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आज चाहे जो भी पीड़ित, वंचित, उपेक्षित तबका हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सब सामाजिक समरसता का संबंध सबसे है। आप चाहे आप दिव्यांग हो, चाहे अशिक्षित हो, आप सबको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, सबके प्रति समान व्यवहार की एक संग साथ चलो, यानी जिसको हम साहचर्य प्रणाली कहते हैं, वो कैसे विकसित हो जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, ये सारे प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि शिक्षा नीति में SC, ST, OBC, लड़कियों, दिव्यांगों और गरीब वंचित तबकों के लिए विशेष प्रावधान है। और अगर आप इसका 6.2 यही पैराग्राफ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है और उनकी कई श्रेणियां भी वहां बना दी गई हैं, जहां महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति की बात है, अल्पसंख्यक की बात है, और जो पहले से प्रावधान है वो तो है ही है इसमें। भौगोलिक पहचान के अंतर्गत जो गांव कस्बे आते हैं, जहां पर कुछ ऐसी संकट है, ऐसी परेशानियां जिनके चलते विद्यार्थी स्कूल तक नहीं आ पाते, उनको भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखने में अक्षमता, जिनके भीतर उनको खास ट्रेनिंग की जरूरत होती, खास तरह की शिक्षा की जरूरत, उनका भी संकेत इसमें है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो प्रवासी समुदाय है, निम्न आय वाले, असहाय परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, यानी बाल तस्करी के शिकार बच्चे या अनाथ बच्चे, शहरों में भीख मांगने वाले बच्चे, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। तो विद्यालय शिक्षा हो, विद्यालय की शिक्षा हो, चाहे उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र हो, सब में समानता, समता, समावेश से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण यहाँ दिखाई देता है। और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। तो मैं समझती हूँ कि समतामूलक, समावेशी समाज के निर्माण जो है शिक्षा नीति का एक लक्ष्य रहा है। इस दृष्टि से लड़कियों को, ट्रांसजेंडर के लिए शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान है। और आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितना भेदभाव आज भी है, और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप तो अफगानिस्तान की महिलाओं को तो आप देख ही रहे हैं, रोंगटे खड़े करने वाली जो है बिल्कुल घटनाएं भी सामने हैं। और हमें आज भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सार्थकता समझ में आती है, चलाना पड़ता है। तो स्त्रियों को, ट्रांसजेंडर को कैसे आगे लाने की जरूरत है, ये शिक्षा नीति जो है इसका प्रावधान रखती है। ये मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। गांधी जी ने भी कभी कहा था कि स्त्रियों के लिए शिक्षा उतनी जरूरी है जितने पुरुषों के लिए, और अगर आप एक स्त्री को पढ़ाएंगे तो वो पूरा परिवार पढ़ा देगी। और अगर हम बहुत स्व की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं, तो आत्मसम्मान के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ विवेकानंद भी याद आ रहे हैं। जब महिलाओं की शिक्षा की बात कर रही हूँ तो वो ये कहते थे कि स्त्रियों की जो बहुत सारी कठिनाइयां हैं जीवन की, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है
जो कि जादू भरा शब्द है शिक्षा, जिसके द्वारा उसको हल ना किया जा सके। लेकिन आजादी के बाद भी अगर लड़के लड़कियों के अगर आप शिक्षा संबंधी आंकड़ों को देखें तो आपको लगेगा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी एक बहुत बड़ा अंतराल आपको दिखाई देगा, उसमें बीच में फासला दिखाई देगा, उसको भी हम आज तक पाट नहीं पाए हैं। ट्रांसजेंडर को जो शामिल किया गया है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दूसरे विषय पर आऊं, क्योंकि बातें तो बहुत हैं इसमें भी बात करने के लिए। एक खास बात और इस संदर्भ में करना चाहूंगी, इसमें शिक्षा नीति में एक जेंडर समावेशी कोष की बात की गई है। जेंडर समावेशी कोष क्या है? जेंडर समावेशी कोष की स्थापना 6.8 पैराग्राफ में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। तो जेंडर समावेशी कोष ये कहा गया है राज्यों के लिए उपलब्ध होगा, और जिससे कि राज्य जो हमारे स्टेट है वो ऐसी नीति, ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे, ऐसे कार्यक्रम चला सकेंगे जो महिलाओं को विद्यालय परिसर में एक अधिक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण दे सके। जैसे परिसर में शौचालय की व्यवस्था है, उन्हें स्वच्छता, सैनिटेशन से संबंधित अन्य सुविधाएं दी जा सके। और एक बात और इसमें कि स्कूल आने में अगर बाधा है तो उस समस्या का निराकरण अगर साइकिल प्रदान करके किया जा सकता है, या फीस इत्यादि देने में अभिभावकों को कोई परेशानी आ रही है तो यहाँ पे सशर्त नगद हस्तांतरण की सुविधा का प्रावधान है, ताकि छात्राओं को स्कूल छोड़ना ना पड़े। उनके पास बस्ता नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण छोटी सी बच्ची माँ बन जाती है और उनकी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करने जाती है, वो तो घर में, तो इस तरह की लड़कियों को भी निकाला जा सके। तो जेंडर समावेशी फंड से मुझे लगता है कि बहुत सारी सुविधा होगी और लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने में परिवार को बहुत मदद मिल सकेगी। और ये जो इस शिक्षा के द्वारा जो है बच्चे मनोवैज्ञानिक आधार पर भी जो है वो मजबूत हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोकतंत्र की विसंगतियों का बहुत रोते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है की चेतना भी आएगी शिक्षा के माध्यम से। एक दूसरा जो मैंने सोचा था कि मैं इस पर बात करूंगी, इसका इस शिक्षा नीति का जो पूरा दस्तावेज अगर आप पढ़ें तो उसका जो बल है वो विकास की गत्यात्मक प्रक्रिया पर है। और मैं समझती हूँ इसके लिए निरंतर शोध करने की जरूरत होती है। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज जिस कोरोना महामारी की विडंबनाओं का अतीत लिए हुए हैं, और वर्तमान में भी अभी आपके पास वो गई नहीं है, वो कब इस आपदा से आपको, इस महामारी से आपको मुक्ति मिलेगी आप नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत कुछ हमारा जल्दी जल्दी रिसर्च और उस पर निर्भर कर रहा है, नई नई शोध हो रही है। तो शोध कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता लग चुका होगा। तो इस शिक्षा नीति में शोध की परिकल्पना को अगर आप पढ़ना चाहें क्या है तो 17 पॉइंट जाकर के पढ़िएगा, 17 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते जाइएगा। तो वहां ये शिक्षा नीति के जो निर्माता हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर रही थी कि गुणवत्ता परक शोध की आवश्यकता है, और गुणवत्ता परक शोध की जो नवीन आवश्यकताएं हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में उपस्थित हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जो शोध की संभावनाओं को विस्तार दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को शोध की दृष्टि से मजबूत हो। क्योंकि आज हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो शोध की स्थिति बहुत निराशाजनक है, बहुत ही निराशाजनक है, मैं कहना चाहूंगी। मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरे बहुत सारे मेरे सहयोगी भी यहाँ पर बैठे होंगे, हमारी फैटर्निटी के लोग होंगे, हिंदी से भी जुड़े हुए लोग होंगे, वो सब जानते हैं, भले ही हम स्वीकार ना करें कि आज जिस तरह के शोध हो रहे हैं वो सिर्फ जो है उसमें मौलिकता का बहुत ज्यादा अभाव है। और मैं समझती हूँ एक मौलिक सोच की, मौलिक शोध की आज बहुत आवश्यकता है। तो शोध की उपयोगिता को अगर आप देखें तो वो शोध की उपयोगिता केवल आपके अपने पर्सनल उसके लिए आपकी नौकरी के लिए, हम उसको नौकरी से जोड़ करके देख लें, पीएचडी हो गई
तो अब यहाँ नौकरी मिल जाएगी, डिलीट हो गई तो और कहीं बेहतर जगह पे हम चले जाएंगे, हम इससे जोड़ करके देखते हैं। लेकिन शोध की उपयोगिता, आज जब हम LOCF की बात करते हैं तो शोध की उपयोगिता समाज के लिए क्या है, राष्ट्र के लिए क्या है, बहुत बड़ा अवदान होता है शोध का, इसको भी देखने की जरूरत है। यानी शोध जो है आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाएगा, देश को कैसे बेहतर बनाएगा, आज विश्व को कैसे बेहतर बना सकता है, क्योंकि विश्व के सामने जो नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, मानव जाति के सम्मुख जो तमाम सारी चुनौतियां खड़ी हुई, इसमें नए नए शोध की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगी कि शोध एक ऐसी चीज है कि जिससे कि आप संवाद करते हैं। साहित्य से हूं तो साहित्य हमेशा चला आता है बातचीत में। निर्मल वर्मा एक जगह कहते हैं कि साहित्य, संगीत, कला क्या है, ये सारे हम ये सारे विषय लेते हैं ना, इन सब में भी हम शोध करते हैं। तो कहते हैं क्या है ये, मनुष्य की उस निराकार आकांक्षा को साकार करने का प्रयत्न है, और हम इसलिए उसको साकार करते हैं ताकि हम अपने और विश्व के बीच में एक संगति बिठा सके, एक संवाद स्थापित कर सके। और ये जो संवाद है ये कभी टूटता नहीं है, जो निरंतर है जीवन का वो कभी टूटता नहीं है। तो संवाद भी सतत है, ना कहीं से शुरू होता नहीं कहीं समाप्त होता है। और शोध जब आप करते हैं, शोध कार्य के जरिए भी हम संवाद की निरंतरता को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को बेहतर बनाने के लिए सारा उपक्रम चलाते हैं हम शोध का। पूर्व किए गए जो शोध कार्य हैं, उनके जो मौलिक निष्कर्ष निकल करके आए हैं, उनमें हमें अपने शोध की कड़ी को आगे जोड़ करके चलना है, संवाद करना है, उनसे नए नए शोध करने हैं। जब हम साहित्य के फलक पर आते हैं तो हम कृति से संवाद करते हैं, उसको आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में हम संवाद करके आगे बढ़ते हैं। तो शोध के क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं, उस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में खास क्या है मैं बताना चाहूंगी आपको। और इस दृष्टि से अगर आप कहें, आज उन्होंने आज की जरूरत को ध्यान में रख करके ये जोड़ा है कि इस शिक्षा नीति में NRF की बात है। और NRF क्या है, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इसकी परिकल्पना इसलिए उन्होंने रखी कि ताकि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए उपयुक्त वातावरण, जो कि सबकी चिंता है कि नहीं बन पा रहा है। जो बात मैं कह रही थी कि पुराना जो किया है उससे निकाला, कोटेशंस दिए, अब आप देख रहे हैं किस तरह के पीयर रिव्यूड जर्नल निकल रहे हैं दरियागंज से, उसमें किस तरह का शोध हो रहा है, कुछ छिपी हुई बात नहीं है। तो शोध के साथ एक जो पैशन होता है, वो पैशन नहीं दिखाई देता है। शोध केवल हमारे प्रमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में रही होंगी। मैं अभी किसी गोष्ठी में गई थी जो कि शोध से संबंधित ही थी उसमें, और जहां वहां टेक्निकल संस्थानों से भी लोग आए थे जो रिसोर्स पर्सन थे। तो उसमें एक रिसोर्स पर्सन ने ये बात कही कि अगर आपको तकनीकी क्षेत्र में शोध को सार्थक बनाना है तो आपको उद्योगों की जो समस्याएं हैं उनके विषय तलाशने होंगे, यानी वहां से उस समस्या का समाधान ढूंढ करके बताना होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये था, वो जो रिसोर्स, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि शोध को आपको उद्योगोन्मुखी बनाना होगा। हम बाजार की बहुत बुराई भी करते हैं, लेकिन बाजार जरूरी भी है, बाजारोन्मुखी बनाने पर बल था। तो हम कैसे शोध करें, जिस शोध को हम कहते हैं कि भी अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण है, उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्या है। ये भी कहा गया कि ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार और मौलिकता है। तो शोध की गुणवत्ता के लिए जिस व्यवस्था की बात हम करते हैं उसका उन्होंने विश्लेषण किया, और शोध नीति में जो बातें कही गई उसमें कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना, ये बहुत बड़ा सकारात्मक, ठोस और महत्वपूर्ण कदम मैं मानती हूँ। और इसकी स्थापना शोध में गुणवत्ता लाने का प्रयास है। अब इस फाउंडेशन की प्रकृति जो है वो कैसी होगी? इस फाउंडेशन की प्रकृति ऐसी होगी जिसके माध्यम से हम अनुसंधान की जो ईमानदार संस्कृति है हम उसको
प्रोत्साहित कर सकें। यानी एक क्वालिटी रिसर्च को आप सही अर्थों में विकसित कर सकें, उसको प्रेरित कर सकें। और विशेष रूप से एनआरएफ का जो की परियोजना है वो ये है कि विशेष रूप से योग्यता आधारित एवं पीयर रिव्यू पर आधारित शोध निधि इसमें होगी और इसको एक विश्वसनीय आधार मिलेगा उत्कृष्ट शोध के द्वारा अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने की बात इसमें कही गई है। और अगर आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में स्नातक स्तर से ही जो ग्रेजुएशन लेवल से हम पहले क्या होता था, एमफिल करने जो स्टूडेंट आया है, एमफिल जब करने आया है तो हम उसको बताते थे कि शोध कैसे किया जाए, तब हम उसको शोध की जानकारी देते थे। तो लेकिन रिसर्च की जो टेंडेंसी है, आपकी जो एक पैशन है उसके प्रति, वो जग सके, वो ये शिक्षा नीति ये कहना चाहती है कि वो ग्रेजुएशन लेवल से ही शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। इस तरह के कोर्स का डिजाइन इस तरह से होगा कि वहीं से रिसर्च का एक की प्रवृत्ति जो है विद्यार्थी में डेवलप हो सकेगी। इसलिए स्नातक स्तर पर ही अनुसंधान और इंटर्नशिप करने की बात अगर आप देखेंगे तो इसमें कही गई है। रिसर्च फाउंडेशन जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की जो गतिविधियां होंगी, जो एक उसका जो प्रारूप है, उसमें कहा गया कि शोध की मॉनिटरिंग बहुत, मैं समझती हूँ कि मेरा अपना ये मानना है कि इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी होनी चाहिए अकादमिक स्तर पर भी। और कहाँ कैसे इसमें फंड का भी प्रावधान है, कहाँ कैसे किसको फंड देना, ये तो बात की बात होगी जब इम्प्लीमेंट होगा। और इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई चीजें तो बिखर जाएंगी। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्योंकि अभी तो इम्प्लीमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है और कैसे जो है वो आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। तो शोध में जो एक विवेक की परिकल्पना होनी चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए, जो विजन होना चाहिए, उस पर इनका भी जो नई शिक्षा नीति के जो निर्माता हैं उनका भी ध्यान रहा है और इस दृष्टि से उन्होंने इसको फ्रेम करने की कोशिश की है। तो और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये शिक्षा, और एक इसमें खास बात और है, जाते जाते जो है मैं घड़ी भी देख रही हूँ, मुझे 10 मिनट अभी है मेरे पास। इसमें जो है भाषा का जो मातृभाषा में जो मातृभाषा माध्यम आपकी शिक्षा का बने, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। क्योंकि पूरा भारत, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद नहीं है। आज भी यहाँ भारत की आत्मा गांव में है। और उन गांवों के बच्चे जिनका परिवेश अंग्रेजी वाला नहीं है, कस्बों के बच्चे जिनको आपने एक अंग्रेजी का मायावी पर्दा उनके सामने डाल दिया, और बहुत सारे बच्चों की जो मौलिकता है, उनकी जो कल्पना है, उनका जो एक उनके भीतर जो क्रिएशन है, उसको आप भाषा के दबाव से खत्म कर देते। जो उम्र उनके चरित्र निर्माण की होती है, जो उम्र उनके भीतर, मैंने शुरू में कहा था ना कि शिक्षा आपके भीतर की जो क्षमता है, आपके भीतर जो योग्यता है, जो सामर्थ्य है, उसको बाहर निकालती है। लेकिन उनके भीतर की सामर्थ्य जो और ट्रैक पे जाने वाली है, जो और तरफ जाने वाली, उसको आप अंग्रेजी की ईंट से दबा देते हैं कि अंग्रेजी सीखो। सारा ध्यान उसका चला जाता है अंग्रेजी सीखने में, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तब क्या होता है कि आप एक ऐसे बच्चे की क्षमताओं को, योग्यताओं को वही दबा देते हैं जिसमें बहुत संभावनाएं हो सकती थी। तो ये शिक्षा नीति एक बहुत बड़ी बात लेकर के आई है, बहुत बड़ा हक लेकर के आई है कि जो है ऐसे बच्चों को भी, ऐसे लोगों को भी जो है ज्ञान का अधिकार है, अपनी मातृभाषा में आपको शिक्षा अर्जित करने का आपके पास अधिकार है, माध्यम। यानी ये जो और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की आज बात कर रहे हैं तो भारत, कोई भी देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि उसकी अपनी भाषा का स्वाभिमान बचा ना रहे, उसकी अपनी भाषा की गरिमा बची ना रहे। और आप देखिए कि हम में से बहुत से लोग
मैं हिंदी भाषी, इसलिए हिंदी की बात करूंगी कि हिंदी का जो आहत स्वाभिमान है उससे खुद आहत रहते थे। और हमारी जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं, जो ग्लोबलाइजेशन था वो केवल हिंदी पर ही दबाव नहीं बना रहा था, हमारी तमाम सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उन पर भी दबाव बन रहा था। इस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में आप एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की भाषा को सीखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया में जो है आप जो है अंग्रेजी के आतंक के ऊपर इतना दब जाएं, इतना भयभीत हो जाएं कि अपनी भाषा भूल जाएं, अपनी भाषा का व्यवहार आपको ऐसा लगे, आपके भीतर हीनता की ग्रंथि बना दे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी त्रासद स्थिति और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन इस शिक्षा नीति ने भाषा के स्वाभिमान को जगा दिया है। भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा जो एक व्यवहार होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए, और किस तरह से हमारा जो जुड़ाव होना चाहिए, कैसा आत्मीय लगाव होना चाहिए, ये शिक्षा नीति इस तरह की परिकल्पना को लेकर के आई है। और अगर आप जिस सांस्कृतिक, मैंने कहा ना कि ये शिक्षा नीति वो है जिसमें आप अपने देश का चेहरा पहचान सकेंगे, तो हम जिन ढांचों में अपने को पहचानते हैं उस ढांचे में एक ढांचा आपकी भाषा का भी है। भाषा भी आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी संस्कृति है। भाषा बचेगी तो आपकी संस्कृति बचेगी। तो जो सांस्कृतिक बोध का पैकेट भी तभी बच रहा है ना जब आप भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं। मातृभाषा में आपको शिक्षा देने का प्रावधान है, और उच्चतर शिक्षा में भी आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, आईआईटी में भी जो है इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है हिंदी में शुरू हो चुकी है, मातृभाषा में वहां पर भी शिक्षा देने की बात है। तो ये इतना बड़ा सकारात्मक कदम है। अगर आप देखें तो ये जो नई शिक्षा नीति, इसका सही तरीके से मुझे लगता है कि अगर इसका अनुपालन होता है तो हम एक सामंजस्यपूर्ण, समरसतापूर्ण एक उचित वातावरण भी बना सकेंगे। हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार पा रहे हैं। शोध के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, मौलिक दिशा में शोध होगा, शोध की प्रणाली, क्योंकि मॉनिटरिंग होगी इस एनआरएफ की, तो शोध की प्रणाली में एक वैज्ञानिकता होगी, वो प्रभावी होगी। और मुझे लगता है कुल मिलाकर के एक अनुसंधान का एक मैं सोच पा रही हूँ कि एक ऐसा नया परिदृश्य उभरेगा अगर सही तरीके से सारी चीजें कार्यान्वित हो जाती हैं, और शोध की गुणवत्ता में निरंतर जो है वृद्धि होगी। और इसका जो लाभ है केवल विद्यार्थी को नहीं मिलेगा, समाज को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा, राष्ट्र को भी मिलेगा, और राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण विश्व जो है उससे लाभान्वित होगा। अब ये जो पूरा जो नई शिक्षा नीति तो हमारे सामने है, अब एक और मैंने शब्द आपको दे दिया था, शिक्षक। तो शिक्षक पर भी बात मुझे करनी होगी ना, कि वो शिक्षा दर्शन और नई शिक्षा नीति और शिक्षक मैंने दिया है आपको। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आज का जो वातावरण बना है, नई शिक्षा नीति आई है, और इसके साथ साथ एक और चीज हुई कि विडंबनापूर्ण त्रासद स्थिति कि कोरोना जीवन में ऐसे चला आया कि जिसने जीवन की न जाने कितनी किस तरह से तोड़ा है व्यक्ति को, और कितना दर्द, कितनी यातना से हम सब गुजरे हैं। और लेकिन हम चूंकि मनुष्य है, मनुष्य जो है चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां क्यों ना हो, उसमें से हम रास्ता बनाते हैं। और तो एक रास्ता हमारे पास बना, और उसी रास्ते से आज मैं आपके सामने यहाँ पर हम सब जुड़ रहे हैं, वो ऑनलाइन का है। हालांकि ऑनलाइन टीचिंग जो है, इससे पहले भी हमारे ऑनलाइन टीचिंग तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन हमारे यहाँ व्याख्यान तैयार हो ही रहे थे पहले। लेकिन अब ये जूम और जितने गूगल मीट और ये सारी चीजें आ गई हैं, और एक ये चीज ऑनलाइन टीचिंग का आपके पास विकल्प आ गया है। दूसरा,
हाई टेक्नोलॉजी से, चूंकि जो इंटरनेट आपको उपलब्ध हुआ, ग्लोबलाइजेशन आपका हुआ, और उसने जो है आपके पास एक इस तरह का जो आपके पास इंटरनेट का जो संजाल है, वो केवल इंटरनेट का ऐसा संजाल नहीं है, वो इतना भरा हुआ पिटारा है जिसको हम कहते हैं सूचनाओं का भरा हुआ पिटारा है। अगर आप जाइए तो शिक्षक के विकल्प के रूप में आपके पास गूगल बाबा है, शिक्षक का विकल्प मान रहे हैं। हमने बहुत सारे टीचर्स तो ये कह देते थे क्लास में कि अरे गूगल से देख लेना, किताबें बता दीजिए, गूगल से देख लेना। तो शिक्षकों का विकल्प आपके पास, स्टूडेंट के पास गूगल बाबा है, शिक्षकों का विकल्प उनके पास यूट्यूब है। तो अब आपके पास जो शिक्षक है, शिक्षक के लिए मैं समझती हूँ यहाँ चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। ये ठीक है कि मैं ये मानती हूं कि जो गूगल बाबा है वो शिक्षकों का विकल्प नहीं हो सकते, लेकिन हमारे शिक्षा के स्वभाव के लिए भी, शिक्षा की प्रकृति के लिए भी, और शिक्षक के लिए भी ये पूरा जो सिनेरियो बना है वो बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आया है। अब हम क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हमें उपलब्ध हो गई है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम जुड़ते भी व्याख्यानों में पीपीटी के माध्यम से। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कहते हैं भाई पीपीटी बना लो। मुझे लगता है पीपीटी तो बड़ा आसान है, लेकिन पीपीटी क्या करी, पीपीटी आपकी स्मृति पर लगातार दबाव बना रही। टेक्नोलॉजी ने आपको एक डिफरेंट तरह का जो है फलक आपके सामने खोल दिया है। तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें शिक्षक के लिए चुनौती कैसे पैदा कर रही हैं। पहले आपके कक्षा में बच्चा आता था तो उसके पास ये सारे विकल्प नहीं थे, और वो आता था इस विवशता से भी कि कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है, जो देगा वो टीचर देगा। लेकिन अब ऑनलाइन टीचिंग आपकी क्योंकि कोई भी महामारी आती है तो वो आती है, कुछ निश्चित प्रणालियां आपको दे जाती है, लेकिन होता क्या है, हर महामारी का ये इतिहास है कि जो निश्चित प्रणालियां आपको दे जाती है वो महामारी जाने के बाद भी वो चीजें नहीं वापस होती है, ये चीजें चलती रहेंगी। आपको हो सकता है कि ऑफलाइन आप आना जाना शुरू कर दें, लेकिन ऑफलाइन के बावजूद कुछ संस्थान ये कराएंगे कि भाई क्यों ना हम जो है हम तो ऑनलाइन ही इसको लागू रखेंगे। तो आपके पास ये है कि अब उनको यूट्यूब पर भी ऑनलाइन बहुत कुछ उपलब्ध है, विद्यार्थियों को, उनको गूगल पर भी उपलब्ध है। ठीक है कि गूगल पर हम कहते हैं कि सूचनाएं ज्यादा है, ज्ञान नहीं है वहां पर, लेकिन यूट्यूब पर जाएं तो वहां उनको ज्ञान भी मिल जाएगा, क्योंकि हम अपनी चीजें ही वहां पर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अब शिक्षक की चुनौती ये है कि जब तक आप बिल्कुल आप नवाचार से संपन्न नहीं होंगे, आप कुछ ऐसा नया नहीं देंगे विद्यार्थी को जो उसे यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है या गूगल, तब वो आपकी क्लास में आएगा। या आपके समझाने का तरीका ऐसा हो कि बिल्कुल आप पीपीटी से भी ज्यादा प्रभावी तरीके से आप समझा पाए, तो आपको वो सारी खूबियां अपने भीतर एक शिक्षक को विकसित करनी होगी, मुझे ये लगता है। और ये जो ये सारा जो परिवर्तन हुआ है उससे शिक्षक की भूमिका भी बहुत बदलने वाली है, और जो नई शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में भी शिक्षक की भूमिका थोड़ी सी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में जो है हम अपनी भूमिका निभाएं सही तरीके से, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लाती है। तो उन चुनौतियों को कैसे हम पार सकते हैं, उनको मिल बैठ करके हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरह से उस पर और मंथन कर सकते हैं, किस तरह से वो सही तरीके से कार्यान्वित हो सकती है, इसको भी हमको मिल करके इन सारी चीजों को देखना होगा। और मैं समझती हूँ कि नई शिक्षा नीति ने जो एक खूबसूरत समाज और देश राष्ट्र की परिकल्पना हमारे सामने रखी है शिक्षा के माध्यम से, हम शिक्षकों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने दायित्व बोध को भी, जो हमारा दायित्व बोध है, कर्तव्य बोध है, उसको भी हम ठीक तरह से निभाएं। इस शिक्षा नीति की जो प्रकृति है उस प्रकृति के साथ किस तरह से हम तालमेल बैठाएं, ये हमें भी देखना होगा।
हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में जो सरोकारों की जो भावना रही है, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सामाजिक सरोकार है, मानवीय सरोकार है, उसी से तो हम शिक्षक भी उन्हीं सरोकारों से जुड़े हुए हैं, उसी से हम साहित्यकार जुड़े हुए हैं, उन्हीं सरोकारों से हम संस्कृति कर्मी जुड़े हुए हैं, उन्हीं संस्कारों से हम संगीतकार जुड़े हुए हैं, उन्हीं संस्कारों से हम कलाकार जुड़े। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य एक ही तरह का है। तो एक साहित्यकार का भी दायित्व है, शिक्षक का भी दायित्व है, कलाकार का भी दायित्व है कि हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो जीवन की जटिलताओं से टकराएं तो उससे निकलने का रास्ता भी पा सके और हर परिस्थिति में मनुष्यत्व को बचा सके। आज कोरोना काल में आपने मनुष्यत्व को कि क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण है, ये देख लिया होगा। तो मनुष्यत्व की खोज की संकल्पना से हम जुड़े भी, जोड़े भी, और एक शिक्षक की जो भूमिका है इस शिक्षा नीति को ठीक तरह से उसके कार्यान्वयन में दिशा देने की और अपने छात्रों में नैतिक, सामाजिक और मानवीय चेतना जगा करके, यानी जिस समरसता, सामंजस्य की परिकल्पना वो लेकर के आई है, उसके बीच से आप कैसे वो लेकर के मानुष भाव उनमें जगा सके। मैं समझती हूँ कि तब एक शिक्षक इसी तरह के सांस्कृतिक कर्म से गुजर करके शिक्षा नीति के निर्देश दिशा में जो है आगे बढ़ेगा, तो हम सही तरह से अपनी सार्थक भूमिका भी निभा पाएंगे। मुझे लगता है कि जो समय मुझे दिया था मैंने 2-4 मिनट ऊपर ही ले लिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार मैम। आपको कहीं जाना है, मैं जानता हूं कि आपको कहीं जाना है, निकलना है 3 बजे के आसपास, और फिर भी व्यस्तता के बीच आपने कॉलेज को समय दिया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार। और आज का आपका व्याख्यान, यद्यपि मैंने कहा कि आज का अंतिम दिन है और अंतिम सत्र है, लेकिन अंतिम सत्र तक आते आते नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आपने कुछ अलग तरह से बातें रखकर हम सबको विशेष रूप से लाभान्वित किया है। और शिक्षा नीति के 2 पहलुओं पर आपने मैम विशेष रूप से हमें बताया। एक, शिक्षा नीति के 2020 शिक्षा नीति के समावेशी चरित्र पर आपने प्रकाश डाला, और दूसरा आपने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के रूप में जो व्यवस्था की गई इस शिक्षा नीति के भीतर, उसके विशेष महत्व क्या है, उस पर भी आपने प्रकाश डाला। आपने बताया कि वर्तमान शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना को विशेष महत्व दिया गया है और शैक्षणिक शोध और आविष्कार को बढ़ावा मिले। भारतीय नागरिकों को ज्ञान की वैश्विक नागरिकता हासिल हो और करने में सहयोग मिले और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था केंद्र में आए, इसके लिए नई शिक्षा नीति प्रयास करती है। तो वैश्विक चुनौती और भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक सूत्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करना नई शिक्षा नीति का एक विशेष पहलू है। आपने हमें यह भी बताया कि शिक्षा की परंपरागत धारणा, संस्कृति और सीखने की स्वाभाविक, सहज और सुलभ तरीकों की चर्चा कैसे की जा सकती है, फिर से उसे कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति हमारा ध्यान उस तरफ भी आकर्षित करता है। और गुरु शिष्य के बीच संबंधों की समकालिकता की आपने समीक्षा की, यह हमारे लिए विशेष महत्व का विषय रहा। आपने कुछ प्रश्न भी उठाया और बताया कि आधुनिक शिक्षा यानी बाजार केंद्रित शिक्षा ने हमारी नैतिकता की विरासत को बाधित किया है, इसने हमारी सांस्कृतिक उत्सव धर्मिता को नष्ट किया है, हमें अच्छे इंसान की जगह बेहतर उपभोक्ता में बदलने का ज़्यादा प्रयास करता है। लेकिन तय है, आपने ये भी कहा कि हम बाजार से नहीं बच सकते, बल्कि बाजारोन्मुख होना वर्तमान शिक्षा की अनिवार्य जरूरत भी है। आपने इस बात की तरफ इशारा किया कि कैसे जेंडर समावेशिता का जो विचार है उसको इस नई शिक्षा नीति ने फिर से केंद्र में रखा है। और इनके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से किस तरह वर्तमान व्यवस्था शोध की गुणवत्ता में वृद्धि करने की परिकल्पना करती है, अनुसंधान की गुणात्मक सोच और प्रक्रिया दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके लिए स्नातक स्तर से ही शोध की दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे, इस तरफ भी आपने इशारा किया। और आज भी एक विशेष पहलू की तरफ, शिक्षा नीति के एक विशेष पहलू की तरफ फिर से आपने ध्यान आकर्षित किया कि आज भी भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और इस शिक्षा नीति ने भारत की आत्मा की भाषा यानी भारतीय भाषाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान किया है। यह भारतीय नागरिकों को, भारतीय स्वाभिमान को और भारतीय सांस्कृतिक बोध को फिर से जगाने का प्रयास करेगा।
इससे अनुसंधान का एक नया परिदृश्य खुलेगा, शोध की एक देशज संस्कृति विकसित होगी जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर आपने बहुत ही सुविचारित व्याख्यान हमारे सामने रखा। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। आपको जल्दी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आपकी आज्ञा से कि 2-3 प्रश्न आपके सामने रखें, जिनका संक्षेप में अगर आप उत्तर जी 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 और बिल्कुल रखिए, मैं पढ़ भी रही हूँ सवाल। जी जी, जी, जी। हम जी। डॉक्टर गोपाल कुमार हैं, जिन्होंने एक जिज्ञासा रखी है। वो ये है, उनका वो कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के संबंध में भी बहुत विस्तार से आपने प्रकाश डाला। भारत के संविधान में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में ही अनुच्छेद 350 ए जोड़ा गया था, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया। और नई शिक्षा नीति में भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की बात की गई है। उनकी जिज्ञासा है कि जो संवैधानिक प्रावधान 1956 से लेकर आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया, क्या नई शिक्षा नीति में वही बात दोहराए जाने से धरातल पर उतर पाएगी? इसकी संभावना क्या नजर आती है? देखिए, गोपाल जी नाम है ना आपका? जी, जी, डॉक्टर गोपाल कुमार है। डॉक्टर गोपाल जी, 1956 में प्रावधान था और नहीं उतर पाया, तो उसके बहुत सारे कारण रहे। और कई बार होता है कि प्रावधान तो आपने दे दिया, लेकिन उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारने की मंशा जो है, अगर ब्यूरोक्रेसी में भी ठीक तरह से नहीं है तो वो उतर नहीं पाता है। उसके लिए आपको, तभी मैंने कहा कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए वो चीज, तो उसके लिए बहुत चौतरफा प्रयास करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी रही होगी। और अब मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक जो है, बहुत सारी चुनौतियां अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि एक कहते हैं ना कि एक सकारात्मक माहौल बना है। और कम से कम मैं हिंदी से आती हूँ और मैं इस समय का जो माहौल देखती हूँ, पहले आप चले जाते थे किसी कमेटी में बैठते थे मीटिंग के लिए, तो आप समझिए कि मुश्किल से कोई हिंदी बोलता था, और अब मैं ही अकेले हिंदी बोलती हुई नजर आती थी। लेकिन अब मैंने देखा है कि अब लोग सायास हिंदी बोलते हुए मुझे नजर आते हैं। तो ये एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है तो ऊपर से ऊपर, आइडियल जो है आपका ऊपर होता है ना, रोल मॉडल आपका ऊपर होता है। तो प्रयास आपने कैसे किया? आपके एक होता है, ठीक है, हमारी राजभाषा तो हिंदी भी हो गई है ना, हिंदी तो हमारी राजभाषा संविधान में बनी ना, लेकिन उसके प्रयास में तो कमी रही, इसलिए आज तक वो ठीक तरह से लागू नहीं। का खा गा में हम वो निर्धारित लक्ष्य, आज तक एक सवाल इसमें भी आया कि वो आज तक हम उसको है तो हमारे पास है, लेकिन जिस दिन जो है ये हम ये निर्णय कर लेंगे कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, और इसमें हम चौतरफा जब प्रयास करेंगे तो एक उम्मीद हमें बंधी है। मैंने कहा ना कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसमें शिक्षक की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो चीजें हैं, जो बिंदु हैं, उनको लेकर के जाएं लोगों के बीच कि भाई ये आपको एक सुविधा मिली है, इस सुविधा का हम ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। तो एक माहौल बनाने की बात है। तो कम से कम एक अधिकार अब है कि अब आपके विद्यालय में ऐसे विद्यालय होंगे जहां अगर कोई तमिल में, कोई विद्यार्थी हिंदी भी नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं जानता, लेकिन तमिल में वो शिक्षा लेना चाहता है, तो तमिल में वो शिक्षा ले सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है मातृभाषा में शिक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे बीच एक प्रतिभागी हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा। उनका 2 प्रश्न है, तो मैं एक साथ आपके सामने रख देता हूँ। उनका पहला प्रश्न है कि ऑनलाइन शिक्षण छात्रों के सर्वांगीण विकास के कहाँ तक पूरे माने जा सकते हैं, और दूसरा प्रश्न वो रखना चाहते हैं, शिक्षा के निजीकरण के दौर में मातृभाषा पर कहाँ तक स्वाभिमान का भाव बरकरार रखा जा सकता है। बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो पहला सवाल आपका जो था, दोबारा जरा ऑनलाइन पढ़ लो। ऑनलाइन शिक्षण ऑनलाइन छात्र ऑनलाइन सर्वांगीण ऑनलाइन विकास के लिए शिक्षण का, कहाँ तक पूरा माने। तो ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जो है वो जो बिल्कुल ही पूरा नहीं कर सकती। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की अपनी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, चुनौतियां हैं। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था वहां तक तो ठीक है कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन है, उसने वीडियो बनाया, उसने डाल दिया, आपने उसका वीडियो देख लिया, ठीक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन मैं अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ, और तो ऑनलाइन शिक्षण के लिए आपके लिए भी चुनौती है, बच्चों के लिए भी चुनौती है। आप ये देखिए ना कि रिमोट एरिया में कितने बच्चों के पास, आज मैं मुंबई में किसी मीटिंग से जुड़ी थी,
और मुझे था कि जल्दी वो मीटिंग भी खत्म हो जाए, उसके बाद भी एक मीटिंग है अभी। तो जब जुड़ी थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मुंबई की किसी यूनिवर्सिटी की, और उस कॉलेज की थी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल थी वो, आप समझिए कि 15 मिनट के लिए का 15 मिनट लग गया, ऑन ऑफ उनकी वॉइस जो है हम उनको सुन ही नहीं पा रहे थे। तो इतना बड़ा व्यवधान था कि वो मीटिंग ठीक तरह से हो ही नहीं पाई। तो अब आप देखिए कि रिमोट एरिया में जहाँ कहीं बिजली नहीं आती, आपका डाटा सिस्टम वहाँ ठीक नहीं है, बच्चों के पास मोबाइल जो है जिसमें आप ये सुविधाएं ले सकें, ये मोबाइल भी बहुत सस्ते नहीं है कि हर बच्चा उसको खरीद सके। तो ये तो है ही है, और इसके अलावा मैंने कहा ना कि एक शिक्षा वो होती है, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है जब आप क्लास में होते हैं, और बच्चों की एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे आप कनेक्ट करते हैं, और इस कनेक्शन में ही बहुत कुछ आप सिखा देते हैं। तो आपकी उस तरह से शिक्षा हुई नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है कि 2 साल आपके निकलने को हैं। जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, कॉलेज में, आप वो देखिए उनके जीवन का बहुत स्वर्णिम हिस्सा, जिसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड, निकल गया, और उन्होंने कैंपस की शक्ल नहीं देखी। डिग्री उनको मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक तरह से, जिस तरह से हमने शिक्षा या आपने शिक्षा अर्जित की, उस तरह से वो शिक्षित हो पाए होंगे। हम तो वहां से बहुत कुछ कैंपस से सीख लेते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पर। एग्जाम्पल थोड़ा सा बहुत मैं नहीं कहती कि आपके स्तर का होगा एग्जाम्पल, लेकिन बात समझने के लिए बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है। किसी कलाकार ने मुझसे ये बात कही, और इसी पर चर्चा मेरी हो रही थी। उसने कहा कि देखो, मैं जब आया, मैं एक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ था, दिल्ली के बहुत बड़े पब्लिक स्कूल से। और उस पब्लिक स्कूल में जब मेरे पिता जो है छोटी कार लेकर के आते थे, तो मैं जो है, मुझे थोड़ा सा वो होता था कि मेरे पास तो छोटी कार है, और यहाँ बड़े बड़े, क्योंकि बिजनेसमैन के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते थे ड्राइवर के साथ, तो मैं थोड़ा सा दबा दबा रहता था। तो मेरे अंदर वो कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज में आया। कैंपस कॉलेज में आया तो वहां पर आप देखिए कि कैंपस कॉलेज में उसने कहा एक मैं, और मैंने वहां पे क्या देखा कि जो बड़े घर का लड़का है, जो बड़ी बड़ी, क्योंकि वहां पे बड़े घर का लड़का भी आ रहा है, क्योंकि 3,000 रुपए की, पुराने मतलब थोड़ा समय पहले का स्टूडेंट है, 3,000 रुपए साल की फीस है। और वहां पर एक बहुत गरीब भी आ रहा है ना, बहुत गरीब आ रहा है, गांव का लड़का है, रिक्शे वाले का, तो इस तरह से भी लोग आ रहे हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं, मैंने दोनों के कॉम्प्लेक्स देखे। एक जो है वो अपने अमीरी को छिपाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश कर रहा है, और दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है, दोनों के बीच दोस्ती हो रही है। वो कैंपस में उनकी दोस्ती हुई, आज तक वो बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं। तो वहां वहां आपके सारे कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं उस तरह के। तो वहां, अब वहां देखिए कि कितना उसने, उस कलाकार ने कितनी अच्छी तरह से मुझे डिस्क्राइब किया कि अगर उसने ये कहा कि अगर मैं कैंपस नहीं आया होता तो ये गाड़ी का कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर से नहीं निकल पाता। और वो जो गरीब घर का बच्चा आ रहा है, उसने गरीबी को लेके जो कॉम्प्लेक्स था, कहता 3 साल में वो भी निकल गया। और हम जब जाते तो एक ही तरह से रहते, एक ही तरह से खाते, एक ही तरह से घूमते, एक ही तरह से वो रिएक्ट करते, एक ही तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। तो वो समरसता में आ गए ना वहां पर। तो वो कैंपस आपको सिखाता है। तो वो जो सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग में कहाँ आपको मिलेंगी, कैसे आप बताएंगे। स्टूडेंट्स अपने बीच के व्यवहार से सीखते हैं, टीचर और जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है वो ऑनलाइन, उसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी का एक तार जोड़ रहा है। मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ कि जितने भी यहाँ, कितने, तो मुझे देखना पड़ेगा कितने यहाँ जुड़े हुए, कितने मुझे सुन रहे हैं। फिर मैं ये भी नहीं देख पा रही हूँ कि कौन इधर देख रहा है, कौन उधर देख रहा है, कौन चाय पीने चला गया, किसने जो है पानी पीने चला गया, किसने अपना, वो मैं कुछ नहीं देख पा रही। तो मेरे और क्लास में जब आप पढ़ाते हो तो आप स्टूडेंट के चेहरे को देख करके आप में उत्साह आ जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप जो बता रहे हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, या नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ जाता है। आप उनसे पूछते हैं कि भाई दोबारा बता दूं, नहीं समझ में आया तो पूछो। आप क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते हैं, यहाँ आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो पता लगता है कि कोई आवाज ही उधर से नहीं आती है। तो दो तरफा संवाद, द्विपक्षीय संप्रेषण आपका बहुत सहजता से नहीं हो पा रहा यहाँ पर। तो उस द्विपक्षीय संप्रेषण से बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। यहाँ कई बार ऐसा लगता है कि आप एक पक्षीय संप्रेषण
में ही आप अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। द्विपक्षीय संप्रेषण यहाँ आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी। दूसरा सवाल आपका, हाँ दूसरा सवाल भी था ना, दूसरा सवाल आपका था निजीकरण के दौर में मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान का भाव कहाँ तक सुरक्षित है? आपने ये भी अच्छा सवाल किया कि निजीकरण के दौर में भाषा के प्रति, देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक परिकल्पना है, और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे संस्थान भी खुले हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। मैं कल्पना करी भारतीय भाषाओं का भी अगर इस तरह का एक अनुवाद का भी खोलने की योजना है इसमें, अनुवाद विश्वविद्यालय, जहाँ भारतीय भाषाओं पे जो सामग्री है ज्ञान की उसको अनुदित हो सके। तो ये सारी चीजें हम भारतीय भाषाओं को बढ़ा रहे हैं, हम उनके प्रति स्वाभिमान पैदा करने की नई शिक्षा नीति कोशिश कर रही है। देखिए अगर हम ये मान के चलते हैं इसमें, क्योंकि जो नया समय है उसकी जितनी चुनौतियां हैं ग्लोबलाइजेशन की, अब सब आपका जो अर्थ से जुड़ रहा है, तो आपकी जो रेस है विकास की, वो सारा आर्थिक उस पे, तो आर्थिक महाशक्ति की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप, क्योंकि इनकी जो परिकल्पना है कितना उतर पा रही कितना नहीं उतर पा रही उसकी मैं बात नहीं कर रही, ये जब खुले तो इनकी परिकल्पना ये है कि अपनी भाषा में आप रोजगार पैदा कर सकें, आप कहीं रोजगार मांगने ना जाएं, और आपके जो वो निकले विद्यार्थी निकले, वो स्वयं जो है इतने बड़े हो जाएं कि वो लोगों को रोजगार दे। तो अपनी भाषा में पारंगत होकर के आप इतने अपने भीतर इतनी क्षमता, रोजगार की उपलब्ध, क्योंकि कौशल पर हम बहुत, स्किल डेवलपमेंट पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं इसमें, तो शिक्षा भी आपकी बदलने वाली है। अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनकी जगह नए सब्जेक्ट्स जो है, बहुत सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं आपके, उसकी भी प्लानिंग है। तो उसमें क्या है कि ये जब आपका अर्थ से सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तो आर्थिक महाशक्ति बन करके देश अगर उभरता है धीरे धीरे करके, तो आप ये देखिए कि आपके यहाँ आने वाले जो लोग हैं और आप उनको ये पता लग जाए कि आपकी भाषा का स्वाभिमान, तो वो आपकी भाषा को सीखेंगे और वो आएंगे इधर। तो निजीकरण के दौर में भी एक माहौल पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वातावरण आप कैसे धीरे धीरे करके, हमने जो बना लिया है, हम आज कहें कि हमने इतने सालों के बाद इतना कुछ बिगड़ गया है कि हम संवार ही नहीं सकते, तो यहाँ पर उसको संवारने की कोशिश है। और एकदम से संवर जाएगा ऐसा नहीं कि एकदम से आप अंग्रेजी के बाद अपनी भाषा का, नहीं, धीरे धीरे करके वो चीजें आती, जब भी परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे आता है। हमने एक कहीं ना कहीं एक चेतना जगा दी है शिक्षा नीति ने कि हाँ ये स्वाभिमान भाषा का ये हम अपनी भाषा में देंगे। तो इसी चेतना से जो धीरे धीरे जो हम बड़े फलक पर भी जाएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि निजीकरण में भी। और मैं ये देख रही हूँ कि जो आपके पब्लिक स्कूल्स हैं वहां पर भी भाषा को लेके सेमिनार होने लगे हैं। जो पब्लिक स्कूल कभी हिंदी पर नहीं बात करते थे, कभी भारतीय भाषाओं पर बात नहीं करते थे, वो अंग्रेजी मीडियम के पब्लिक स्कूलों में वहां सेमिनार हो रहे हैं भाषा पर। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा परिवर्तन। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये गोपाल जी ने जो 1956 के 7वें संशोधन के संदर्भ में अनुच्छेद 350A के संदर्भ में आपसे प्रश्न किया था भारतीय भाषाओं के उपयोग संबंधी, उस पर एक प्रतिप्रश्न रखते हुए गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनका सामने रखूं। मैं हाँ रख दीजिए, फिर इसके बाद कर दीजिएगा क्योंकि मुझे फिर निकलना है। गोपाल जी का कहना है कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में मैकाले के ऐतिहासिक उदाहरण को भी आपने संदर्भ में रखा। भारत में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। इस संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं, भारतीय भाषाओं में मुख्य अंतर्विरोध हिंदी अहिंदी का नहीं है, मुख्य अंतर्विरोध अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। राज्यों में अंग्रेजी के प्रभुत्व का कारण है केंद्रीय सेवाओं में उसका व्यवहार। जब तक केंद्रीय सेवाओं से अंग्रेजी न हटेगी तब तक तमिल भी मद्रास में व्यावहारिक रूप में राजभाषा न बनेगी। इस संबंध में आपकी क्या राय है? राजभाषा वाली बात तो मैंने कही थी ना आपसे कि वो तो बहुत बड़ा, मैं भी समझती हूँ कि जो ये बात है राजभाषा वाली जो बात है कि अगर अंग्रेजी चलती रहेगी तो तमिलनाडु में तमिल नहीं कैसे आएगी, क्योंकि हम अंग्रेजी चला रहे हैं। और ये अब इसमें तो राजभाषा का अगर मुद्दा उठाएंगे तो पूरा पीछे से आपको जाना पड़ेगा, जहां हमने 15 साल का जो है हमने बोनस दे दिया कि 15 साल तक आप अपनी भाषा में व्यवहार करिए, राजभाषा का कामकाज करिए, हम उसको इस लायक बना लेंगे।
15 साल के अंदर कि वो राजभाषा का स्वरूप में ले आएंगे हिंदी को, राजभाषा बना उस स्वरूप में। अरे आप जैसा प्रयोग कर रहे थे वैसा ही आप प्रयोग करते रहिए, करते आप, लेकिन आपने वो भी एक साजिश थी कि आप, और तब तक उसका व्यवहार करते हैं, उसके बाद समीक्षा होगी, रिव्यू होगा, और जब तक सब माने जाएंगे तब तक अंग्रेजी का। तो उस तरह से वो राजभाषा, अगर आप सही तरीके से कहें तो राजभाषा उस तरह से स्थापित हो ही नहीं पाई हिंदी। और ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अगर वो अंग्रेजियत चलती रहेगी केंद्र में, तो राज्य जो है अपनी भाषा में व्यवहार, क्योंकि उनको एक सुविधा, सभी को सुविधा मिली हुई है। और मैं ये देख रही हूँ कि मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये है कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी प्रदेश है आपके, वहां से निकले गए व्यक्ति भी जब ब्यूरोक्रेसी में बैठते हैं और जब आप जाते हैं उनके पास, वो देखते हैं कि वो अंग्रेजी में नोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में नोटिंग कर रहे हैं, हिंदी में नोटिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बस सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैडम वो बने बनाए हैं, हम उसी को लिख देते हैं हिंदी में। तो मैंने कहा आप हिंदी प्रदेश से आते हैं और हिंदी में नहीं लिख सकते? कहते हिंदी में सोचना पड़ता है। आप हिंदी प्रदेश के हैं, हिंदी में आप व्यवहार कर रहे हैं, घर में हिंदी में आप सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फाइल में हिंदी में लिखने में सोचना पड़ता है, क्योंकि आपने अंग्रेजी का तो एक बना हुआ पैटर्न था, उस पैटर्न से हटने की कोशिश ही नहीं की, उसी का आपने अनुवाद कर दिया। आप जब राजभाषा के स्वरूप में लेकर के आए हिंदी को, तो आप शब्द प्रतिशत उसका जो है हिंदी वो लेकर के आए, कोश के आधार पे आपने राजभाषा बना दी। और वो राजभाषा जब उसके बहुत सारे कारण है, उस डिटेल में हम नहीं जा सकते आज इस लेक्चर में, कि वो जो राजभाषा बन करके आई वो इतनी कठिन थी कि हिंदी वाले ही उसका प्रयोग करने में को राजी नहीं हुए, और धीरे धीरे करके वो फाइलों से दूर होती चली गई। और अब कोई अंग्रेजी चल रही है। आप देखिए ना, आप हम यहाँ पर बैठ करके केवल हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने के बाद फिर वो चलनी शुरू हो जाती है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी, ये शिक्षा नीति कम से कम फिर मैं कहीं वहीं पे लाऊंगी, कहीं चेतना जगाती है कि वो जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी के प्रति एक माया, अंग्रेजी की माया का जो है ना वो चीज हटे, जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है वो शायद हटाने में जो है, उसकी मानसिकता बनाने में कम से कम ये योगदान दे सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक छोटी सी जिज्ञासा है, सिर्फ प्रश्न से नहीं कहना चाहिए, ये डॉक्टर रवि उनका है। 1 मिनट में अगर आप चाहेंगे तो उसका जवाब दे देंगे मैम। लास्ट मुझे भी कहना था, मैंने पहले ही बोल दिया था जी। हाँ। रवीश जी की जिज्ञासा यह है कि गवर्नमेंट हैज बीन डिक्रीजिंग बजट एलोकेशन टू एजुकेशन, हाउ कैन वी गेट इंक्लूसिव एजुकेशन टारगेट? उसी में होगा, अब ये तो मैंने नहीं देखा है ये वाला, लेकिन ये है कि उसी में होगा उसका बजट ना। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतने सुचिंतित, लंबे और व्यवस्थित व्याख्यान के बाद हमारे प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का इतना व्यावहारिक और सुचिंतित विश्लेषण आपने किया, जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। IQAC सेल, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और TLC रामानुजन की तरफ से आपका आज के इस व्याख्यान के लिए मैम बहुत बहुत आभार। और मित्रों, जो प्रतिभागी मित्र इसमें शामिल हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। मित्रों, ये सत्र यहीं खत्म होता है। अगला सत्र 3 बजे से 3:30 बजे से फिर शुरू होगा। उसमें आप अरविंद सर, एक अनाउंसमेंट है कि डॉक्टर अमित कुमार विश्वकर्मा जी। हाँ, जी मैम, प्लीज मैम। अरविंद जी, मैं छोड़ दूं ना प्लेटफॉर्म, मैं निकल दूं? प्लीज। थैंक आप सबने सुना, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। मेरा कैमरा बंद था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ओके, बाय बाय। अमित जी प्लीज अनाउंसमेंट।